इसके बाद आप लोग देखिए 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में लिखा गया है k बराबर x सच दैट x एक संख्या है x ग्रेटर देन x। तो लिखा हुआ है x सच दैट x एक संख्या है जहां x x से बड़ा है। तो आप लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है। कारण शायद आप लोग देख सकते हैं गौर से कि इसमें लिखा है x ग्रेटर देन x। ऐसा संभव नहीं है। क्या नहीं संभव? x ग्रेटर देन x, अर्थात कोई संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होती। ठीक है, क्या बताएंगे कि कोई भी संख्या है वो स्वयं से बड़ी नहीं होती। तो इसका जो उत्तर है k का वो आएगा 5। ठीक है, मंझला ब्रैकेट मत बनाना। क्यों नहीं बनाएंगे ये आपको अगले चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो इसका कोई उत्तर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कोई संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होती, बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। यही रीजन है कि 10वें का उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग चौथे सवाल की चर्चा करेंगे। चौथे सवाल में भी यही कहता है कि रोस्टर विधि में इसको लिखिए। तो चौथे सवाल में आपसे कहता है कि आप अपने सवालों को रोस्टर विधि के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। a बराबर लिखा है x सच दैट x, और फिर आगे कहता है एक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें लिखा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां जो x का मान है वो 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। देख लीजिए, एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो उम्मीद है आप इसे लगा लेंगे। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई 7 से छोटा कहता है ना, तो आप 6 से बड़ा नहीं जा सकते। तो ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें कहता है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, किताब आपके पास होगी, आप देखेंगे। कहता है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब सी नंबर पे चलते हैं। कहता है 2 अंकों की एक संख्या ट्रिग्नोमेट्री बेटर। सवाल नंबर 4 आप लोग स्वयं लगाइए। ठीक है, इसके लगभग सारे रिजल्ट आपको मैंने पिछले उसमें बता दिए हैं। डी नंबर में आपसे कहता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपसे इसमें कहता है कि आप इसको समुच्चय के रूप में लिखिए। आपको मैंने पीछे सिखाया कि आप सारे अक्षर लिखेंगे, बस किसी को रिपीट नहीं कर सकते, है ना। तो आप इसका समुच्चय आसानी से बना लीजिएगा। फिर ई नंबर में आपको दिया है बेटर, कहता है बेटर का समुच्चय बनाओ। ये भी आप आसानी से बना लेंगे। अच्छा, कैसे बना लेंगे? आपको बी लिखना है, ई लिखना है, टी लिखना है, आर लिखना है। 2 बार टी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यही नियम आपको मैंने आज समझाया है कि आप किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं समुच्चय में, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 में 1, 2 आपको बताए हैं। 6 क्वेश्चन है, बाकी 4 आप लोग अपने से करिएगा। अब चलते हैं एक बहुत अच्छे सवाल पे, जो कि आपका है सवाल नंबर 5। उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो 5वें सवाल को देखें। देखें, 5वें सवाल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। 5वां सवाल है, और 5वें सवाल में आपसे कहता है कि समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं गुण विधि, से लिखिए। ये आपसे कहता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर कितना दिमाग हम लोग लगा सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, क्या लिखा है? 1, 3, 5, 7, 9। अब आपको इसे गुण विधि में लिखना है। तो 1, 2 सवाल पहले देखिए, तो आपका दिमाग उसी तरह काम करने लगे, फिर आप लोग सोचिएगा। जानते हैं इसे क्या लिखेंगे? x सच दैट x,
और फिर आगे लिख दिया एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या लिख दिया, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और शायद अब आप मेरी बात से एग्री भी हो गए होंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्या है और प्राकृतिक भी हैं। और यहाँ पर लिख देना है x लेस देन 10। ठीक है, और जो भी संख्याएं हमारे पास हैं वो 10 से क्या है, छोटी हैं। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है और ये 10 से क्या है, छोटी है। ठीक है, देखिए एक हमने निर्माण कर दिया। अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा कार्य करना शुरू करेगा। अच्छा, बी वाले को देखते हैं। बी वाले में लिखा हुआ है 0। अब 0 लिखा है तो क्या करें, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा सोचिए कि उत्तर 0 आ जाए। जैसे लिख दिया x सच दैट x। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया एक पूर्णांक है। ठीक है, x सच दैट x क्या है, एक पूर्णांक है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x + 1 = 1। ये लीजिए, हमने अपने बी वाले सवाल में क्या लिख दिया, बी वाले सवाल में लिख दिया कि x सच दैट x क्या है, एक पूर्णांक है और x + 1 = 0। अब ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो x का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 0, है ना। अब अच्छा तीसरे पे चलते हैं। तीसरे वाले में आपको कुछ और मिलेगा। तीसरे पे लिखा है d बराबर, अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 1/2, फिर लिखा हुआ है 2/3, फिर लिखा हुआ है 3/4, फिर लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, इतना लिखा है। अब इसको समुच्चय निर्माण से कैसे लिखें भाई, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस लगाना। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को यही तो सोचना पड़ता है अपने से। देखो 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे क्या है, 5 है। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि d बराबर, ठीक है, क्या लिख दिया जाए, d बराबर, फिर लिख दें x सच दैट x 1। ठीक है, x सच दैट x 1 और उसके आगे मैंने लिख दिया कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x सच दैट x, फिर आगे लिख दिया एक प्राकृतिक संख्या है। और जहाँ x बराबर है n/n+1 और जो आपका n का मान है, ठीक है, जो n का मान है वो 1 से बड़ा है और जो आपका n का मान है वो क्या है, 1 से बड़ा है और उसके बाद 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। अब आप सवाल करेंगे कि सर ऐसा कैसे हो जाता है कि आप आसानी से जवाब दे लेते हैं। तो डी नंबर जो आपका था उसमें यही लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 लिखा हुआ है। अब प्राकृतिक संख्या भी लिख दिया और x बराबर n/n+1 भी लिख दिया। ठीक है, अब जब इतना लिखा तो हमें पता कैसे चला, चलो अच्छा 1 चुन लो, ऊपर 1 नीचे 1, 1 क्या आएगा 2। अब आप 1 से बड़ा चुन लो, 2 चुन लो तो 2 1 3, 3 चुन लो तो 3/4, 4 चुन लो तो 4 1 5। ठीक है, अब आप 5 नहीं चुन सकते, क्यों नहीं चुन सकते, यहाँ साफ साफ लिखा है 4 से छोटा होगा या 4 से बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हमें ये दिया रहता था, ऊपर वाला निकालना पड़ता था, अब ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला निकालना है। अर्थात आपको सारणी विधि में दिया है और गुण विधि में बनाना, और इसमें बनाने में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये आपको मैंने इसी प्रकार से समझाया, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 5, तो ऊपर n तो नीचे होगा n+1। अब n का मान 1 से शुरू होकर के 4 तक जाएगा, 1 के बराबर है, 4 के बराबर है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा होगा 5 होगा तो फिर 6 आएगा और वो यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप इसको 4 के बराबर या 4 से छोटा रखेंगे। ठीक है, अब चौथे सवाल पे चलते हैं, आगे पीछे हो गए। तो सी बराबर आपका लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर उसके बाद लिखा है 12। ठीक है, अब देखें, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये सम संख्या है क्योंकि 1 और 3 विषम है। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये विषम संख्या है क्योंकि 2 और 4, 6, 12 ये सम है। तो सम विषम गायब हो जाए तो जोड़ घटाना ट्राई करते हैं, जोड़ घटाना भी नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि इसमें 1 जुड़ा है 2, इसमें 1 जुड़ा है 3, इसमें 1 जुड़ा है 4। चलो यहाँ तक तो आप कह सकते हैं कि सर जी इसको ऐसे लिख देते हैं, x+1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इस बात से एग्री तो कर सकते हैं कि 1 1 2 2 1 3 3 1 4, लेकिन यहाँ तो 4 2 6 हो गया। अभी यहाँ डायरेक्ट 6 6 12 हो गया, तो ना सम वाला काम करता है, ना विषम वाला काम करता है, ना जोड़ वाला काम करता है। तो एक काम करते हैं, एक चीज और आपको देखनी चाहिए, उसे कहते हैं गुणज। ठीक है,
इन सब को नोटिस करो और चेक करो ये सब किसके गुणज हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 से 12 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शायद बात समझ गए होंगे। लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, और उसके आगे लिख दिया एक x सच दैट x, और इसमें लिख सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 12 का गुणज है। ठीक है, और एक मिनट, इसको आप किसी और तरीके से भी लिखते हैं जो कि आपको पीछे समझाया गया था। हाँ ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो किसकी गुणज है, 12 की गुणज है। ठीक है, न जोड़ काम किया, न घटाना काम किया, न सम न विषम, गुणज काम कर गया। यहाँ पर 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 12 की गुणज हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको लिखनी चाहिए कि 12 की गुणज हैं। ठीक है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 12 की गुणज है, और x का मान जो है वो 12 के बराबर है या फिर 12 से छोटा है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, 12 के बराबर है या फिर 12 से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझा सकते हैं। 5वें विकल्प पे आपको लेकर के चलते हैं। तो देखिए फिर 5वें विकल्प में क्या लिखा है भाई। 5वें विकल्प में कुछ ज्यादा ही शायद सोचना पड़ जाए। 5वें विकल्प में लिखा है 23, 23 के बाद लिखा है 29, 31 और उसके बाद 37। ठीक है, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इन्हें सम दर्शाइए, या तो इन्हें विषम दर्शाइए, या तो इन्हें गुणज दर्शाइए। ठीक है, तो 23, 29, 31, 37 आप विषम तो दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो ये बन जाएगा, या तो आप विषम दर्शा दीजिए, वो उत्तर आपका सही होगा। तो उसे आप लोग लिख लीजिएगा कि विषम संख्या है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इन्हें एक और तरीका या एक और जवाब दे सकते हैं कि देखिए 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। देखिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या। 29 क्या है, अभाज्य संख्या। 31 क्या है, अभाज्य संख्या। 37 क्या है, अभाज्य संख्या। तो आप यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि e बराबर, फिर लिख दिया x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x, और फिर लिख दिया अभाज्य x सच दैट x अभाज्य प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अभाज्य प्राकृतिक संख्या है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए कि जो आपका x है वो आपका 22 से बड़ा है और 38 से छोटा है। ठीक है, 22 से बड़ा 23 और 37 से बड़ा 38, तो 22 से बड़ा है और 38 से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से आप इसको भी दर्शा सकते हैं कि x सच दैट x अभाज्य प्राकृतिक संख्या है, 22 से बड़ा है या 38 से छोटा है। ठीक, अब शायद आपको मेरी बात समझ में आने लगी होगी। तो 6वें वाले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि आगे 6वें वाले क्वेश्चन में आपने कुछ सीखा कि नहीं। तो 6वें वाले में भाई लिखा हुआ है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। ठीक है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है। तो बताओ क्या ये सम संख्याएं हैं? नहीं, सम संख्या नहीं है, क्योंकि 3, 9 विषम है। क्या यह विषम संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि 6, 12 सम है। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। क्या ये गुणज है? ये जरूर हो सकता है। ठीक है, तो 3 चौको 12, 6 दूनी 12। अब 9 से तो 12 ही नहीं कटेगा, कहाँ 9 से 12 कट जाएगा? देखिए 3 चौको 12, ठीक है, 6 दूनी 12। अब क्या 9 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा। अब समस्या बढ़ गई, तो जोड़ वाला ट्राई करते हैं। देखो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12। तो इसे 3 का गुणज भी तो कह सकते हैं। जरूरी है कि आप बड़ी संख्या ही ढूंढे। देखिए आप यहाँ ढूंढ रहे थे, आप सोच रहे थे कि सर जिस प्रकार से पिछली बार बड़ी संख्या मिली थी शायद इस प्रकार भी बड़ी संख्या मिल जाए। नहीं, कभी कभी छोटी संख्या भी महत्वपूर्ण होती है। पहाड़ा पढ़ के देखो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे आप अपने इस F वाले विकल्प को? क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x, फिर लिख दिया 3 का गुणज है। x सच दैट x 3 का गुणज है, लेकिन जो हमारा x का मान है वो 12 के बराबर है और 12 से छोटा है, उससे कम नहीं। तो 3 यहाँ पर लिख दिया x सच दैट x 3 का गुणज है, यानी कि 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। बस कंडीशन क्या है? 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको अगले विकल्प पे लेके चलता हूँ 7वें पे।
तो देखते हैं फिर 7वें पे आपका क्या लिखा है। तो भाई 7वें पे लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो खैर इसे तो कोई आंख मूंद के भी बता देगा कि ये घात है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, कोई भी इसे बता सकता है। तो इसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, लिखते एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स, और उसके बाद बराबर चाहे लिख दीजिए 2 की घात n। ठीक है, या फिर ये लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स, और फिर वही जो आपको तरीका मैंने बताया है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ एक्स बराबर है 2 की घात n। ठीक है, x बराबर 2 की घात क्या है, n, और जो आपका n का मान है, ठीक है, जो आपका n का मान है वो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। ठीक है, जो आपका n का मान है वो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा कौन कौन आएगा, 1, 2 एकम 2, 2, 2 दूना 4 3, 2 दूना 4 दूना 8 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, देखिए हाई स्कूल से थोड़ी ज़्यादा स्पीड तो आपको रखनी ही पड़ेगी क्योंकि 11 में कोर्स बड़ा होता है। ठीक, तो अब शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं कि गुण विधि में क्या करना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि इसे जोड़ें, कि इसे गुणज बना दें, है ना, गुणज बना दें, कि जोड़ दें, कि सम लिख दें, कि विषम लिख दें, कि प्राकृतिक लिख दें, कि घात लिख दें। जैसे इस बार आपने देखा कि हमने इस बार घात लिख दिया है ना, 2 दूना 4 8 16 ऐसे करके। अब अच्छा ठीक है, अगर आपने घात लिखा है तो 8वें सवाल से ट्राई करके देखते हैं 8वें में आपने क्या सीखा। तो 8वें सवाल में आपका लिखा हुआ है 5, देखो मैं लिख देता हूँ, 5 है, 5 के बाद भाई लिखा है 25, 25 के बाद लिखा है 125, 125 के बाद लिखा है 625। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा वो 2 मिनट में इसको बता देंगे कि सर ये आपका होगा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x बराबर 5 की घात n, और जो n का मान है वो 5 से छोटा है। ट्राई करके देख लो, अगर 1 रखेंगे तो 5 का नम 5, 2 रखेंगे तो 5 पचा 25, 3 रखेंगे तो 5 पचा 25 पंचे 125, 4 रखेंगे तो 625। और मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि 5 से छोटा, किससे छोटा लिख दिया, 5 से छोटा लिख दिया। 5 से छोटा लिखा तो 4 तक जाएगा, 4 तक जाएगा तो आसानी से आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके GS तक हो गए। एक सवाल आपका और बचता है, 2 4 6 लिखा हुआ है। बस इतना लिखा है आपके इस सवाल में कि देखो I बराबर लिखा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसे तो कोई भी आंख मूंद करके बता देगा, और आप भी बताइए वही क्या लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, बताओ कैसी संख्या है, सम संख्या है कि नहीं। तो ठीक है, अगर सम संख्या है तो इसको लिखिए x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x, और आगे लिख दिया कि एक धन सम पूर्णांक है। कैसा, धन, भाई ऋण भी तो होते हैं, तो x सच दैट x एक धन सम पूर्णांक है। या फिर लिख दिया कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या लिख दिया, धन सम पूर्णांक है, या फिर क्या लिख दिया, धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, धन सम पूर्णांक है। इतना लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया। ये लीजिए आपके गुण विधि के सारे सवाल मैंने हल कर दिए, और आपको बस इतना प्रयास करना है कि आपको इतना डेवलप हो जाना है कि खुद सोचना है 5 विषयों पर, कि सम संख्या लिख दूं, कि विषम संख्या लिख दूं, कि अभाज्य संख्या लिख दूं, कि 2 की घात बना दूं, या 5 की घात बना दूं, या गुणज बना दूं। यदि आप इन सारे विकल्पों पर विचार करेंगे तो आपको अवश्य कोई ना कोई एक विकल्प ऐसा मिलेगा जो कि गुण विधि के लायक होगा या गुण विधि में इस्तेमाल करने लायक होगा। तो इस तरह से आप गुण विधि को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आपको समस्या हो तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। अब आप लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। देखिए 6वां सवाल,
छठवें सवाल में कहता है प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस देखो ऐसे दिया है, जैसे पहले में लिखा है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो आपको इसमें कोई संकेत बना देना है, जैसे ए बी कैपिटल लेटर में बताया था आपको, कैपिटल लेटर, फिर लिख दिया एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखा एक्स सच दैट एक्स, फिर आगे लिख दिया भारत का एक राज्य है, एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है, और मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, इस तरह से आपके 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उन्हें आप लोग ऐसे ही ब्रैकेट बंद करके दर्शा लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, 6वां उम्मीद है आप लोग प्रयास करेंगे। 7वां सवाल देखिए, तो 7वें सवाल में आपका लिखा है सूचीबद्ध कीजिए और एक विषम प्राकृतिक, इसको देखिए इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपसे ये कहता है कि सारणी विधि से लिखिए, ये आपसे कहता है। ठीक है, इसमें आपसे कहता है कि सारणी विधि से लिखिए, आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए बराबर लिखा है एक्स सच दैट एक्स, फिर आगे कहता है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये वो आपसे कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पता है विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, मतलब ब्रैकेट बंद कर दिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे डॉट 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 करने के बाद मसला ब्रैकेट बंद कर दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इसी में दूसरा देख लीजिए। ठीक है, दूसरा थोड़ा समझने लायक है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। दूसरे में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, फिर आगे कहता है एक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जो कि -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है, -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से क्या है, छोटा है। और अब आपको इस सवाल को भी समझना है, जो कि आपसे कहता है कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए कि आखिर इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो समझिए फिर इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है। गौर से सुनना, उसने हमसे क्या कहा, पूर्णांक, और शायद आपको ये बात पता होगी कि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। अब कोई मुझे बताएगा 2 से 1 को जैसे काट दें तो 2 पंचे 10, 0.5, 9 को काट दें तो 4.5। तो अब आप मुझे बताओ कि 0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0। भाई सोचने वाली बात है, उसने कहा पूर्णांक है और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, ये पूर्णांक का मतलब होता है। अब जैसे आप 1 को काट देंगे तो 2 पंचे 10, 9 को काट देंगे तो 4.5 या फिर 4.5 आ जाएगा, है ना। अब 4.5 तो आ गया। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 0.5 से बड़ा, तो 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0। अच्छा ठीक है, 0 से बड़ा क्या होगा 1, 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 से बड़ा क्या होगा 3, और 4.5 से छोटा, ठीक है, 4.5 से छोटा क्या होगा 4। ये जो 4.5 देख रहे हैं इसे 4.5 यानी 4.5 से छोटा 4 होगा। तो ये आपका बी का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बी का उत्तर निकाल लिया और बी का उत्तर निकल के आया 0, 1, 2, 3, 4, ये बी का उत्तर निकल के आ गया। अब आपके पास इसके बाद है सवाल नंबर सी। तो शायद आप लोग सवाल नंबर सी जो है CET, अब आप लोग सब लगा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको स्वयं सवाल लगा लेनी चाहिए। चलो अच्छा सी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सी वाले में आपका लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, फिर आगे कहता है एक पूर्णांक है, फिर कहता है एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। ये लिखा है, आप सब जानते हैं 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, √4 आएगा, है ना। अब उसके बाद √4 आया अगर वर्गमूल तो 4 का क्या आएगा, ±2 आ जाएगा, है ना। तो अभी आपका +-2 आ जाएगा। तो जब +-2 आया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, √4 है ना, तो +-2, ठीक है। तो अब जब √4 हो गया तो +-2 तो यहाँ पर आपने लिख लिया। तो इसके आगे देख लीजिए फिर आप क्या लिखेंगे। इसके आगे कहता है +-2, यानी कि +2 और क्या लिखना है, -2, इसके बीच की वैल्यू आपको लिखनी है। तो सी का रिजल्ट आप लोग क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से सी वाला रिजल्ट हमने निकाल लिया। अच्छा कैसे निकाल लिया भाई, वो +-2 कहता है तो 2 से छोटा, 2 से छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा मान कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2, -2 से नीचे आप जा नहीं सकते क्योंकि +-2 उसकी लिमिट है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब आपको मैं सवाल नंबर डी समझा दूं। तो डी वाले में देखिए क्या लिखा है, लोयल। ये तो खैर बेवजह का सवाल है क्योंकि ये आपको आ जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, मतलब ब्रैकेट बनाना है, एल लिखना है, ओ लिखना है, वाई लिखना है, ए लिख देना है, बस काम खत्म, कोई भी अक्षर दोहराना नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि ई वाले में, ई वाले को जल्दी से देख लें। एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अच्छा तो आप मुझे बताओ 31 दिन किसमें नहीं होते, जो हम लोग याद करते हैं ना, जून, नवंबर, जनवरी, है ना, और उसके बाद अप्रैल, सितंबर 30 और 28 की फरवरी, बाकी सब 31। तो ये लीजिए बन गया, ठीक है। उसने हमसे कहा था ऐसे महीनों का समुच्चय बनाओ जिसमें 31 दिन नहीं होते। वो आपसे बोलता है कि ऐसे महीनों का समुच्चय बनाओ जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, ये हो गया। अब आप ये मुझसे नहीं कह सकते कि सर फरवरी को पहले लिखें, बिल्कुल आप फरवरी को पहले लिखो, बीच में लिखो, किनारे लिखो, क्योंकि आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप उसे आगे लिखिए, पीछे लिखिए, बीच में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपका एक और है, एफ नंबर दिया है। एफ नंबर में कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। आप सबको पता है ABCDEFGH। अब के से पहले जो जो आते हैं वो सबको ब्रैकेट में लिख डालो, ठीक है। उसने कहा जो के से पहले आता है, तो के से पहले क्या आता है, ABCDEFGH जे तक आता है। तो उन सबको आप मतलब ब्रैकेट बना करके लिख दीजिए और बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 देखिए, थोड़ा तेजी से हम लोग सवाल नंबर 8 समझेंगे क्योंकि ये पढ़ गया है। इसमें सही मिलान करना है, 1 2 3 6 लिखा है, फिर उसके बाद 2 और 3 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है MAT, फिर उसके बाद लिखा है HEICS लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आपको सही मिलान करना है। तो एक बार में समझ लीजिए, सही मिलान में आपको कई सारे विकल्प मिले हैं। तो पहला है ये वाला, तो हम लोग मिला लेंगे। ये वाला किससे मिलेगा, मैथमेटिक्स से। 1 3 5 7 9 किससे मिलेगा, विषम संख्या से। किससे मिलेगा, विषम संख्या से मिल जाएगा। जो आपका 1 3 5 7 9 लिखा है ना, उसे कहेंगे 10 से कम एक विषम संख्या हो जाएगी, एक मैथमेटिक्स हो जाएगा। अब जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 6, देखो 1 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो इसका सही मिलान किसमें करना है, 6 के भाजक में। सब 6 से कट जाएंगे और 2 3 आप लिख सकते हैं। विकल्प जो आपका बचेगा अभाज्य संख्या है, हाँ ये जरूर आप लिख सकते हैं। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 6 की भाजक भी है, ठीक है।
2 से भी 6 कट जाएगा और 3 से भी 6 कट जाएगा। तो सही मिलान वाला आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। ये तो आप आँख मूंद करके लगा सकते हैं कि MATS लिखा मैथमेटिक्स में जाएगा। 1 3 5 7 9 तुरंत मिला सकते हैं, विषम संख्या में जाएगा। 1 2 3 6 6 के भाजक में जाएगा। एक जो बचेगा उसे सही मिलान में फिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। तो 9वां सवाल जो आपका है उसमें लिखा है x such that x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, केवल गुणनखंड करने, और वो शायद आपको आते होंगे। 3 दूना 6, 3 2 5 गुणनखंड आ जाएंगे, तो इसको हल कर लीजिएगा। और अगले सवाल में लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 आगे जाके क्या होगा, -1। भाई एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 है इसके आगे वाले सवाल में, तो क्यूब प्लस 1 आगे जाके क्या होगा, -1। तो अब आपसे कहेगा -1 का घनमूल निकालो, तो आप उत्तर लिख देना 5, क्योंकि -1 का घनमूल नहीं निकलता, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5। मंजिला ब्रैकेट बना के नहीं, केवल 5। फिर से सुन लें भाई, आपसे कहा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 आगे जाके -1, तो ये आपका आएगा -1 का घनमूल, और उसका कोई घनमूल नहीं होता, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। अब जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए कि -1 का घनमूल जो है वो 5 होता है, तो दरअसल आपने मेरी बातें नहीं सुनी। -1 का घनमूल 5 नहीं होता, इसलिए ध्यान से भी सुना करिए, ठीक है। -1 का जो घनमूल है, अगर कोई आपसे पूछे -1 का घनमूल क्या होगा, तो क्या बताएंगे, -1। -1 का घनमूल 5 नहीं होता, -1 का घनमूल क्या होता है, -1 ही होता है। तो जब बोला करें तो उसे ध्यान से सुना करिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट -1 आ जाएगा। इसके जो गुणनखंड करके आप उत्तर लाओगे, वो आसानी से उत्तर 2 या 3 जो भी निकलेगा निकाल लीजिएगा। तो इसका गुणनखंड करना है, और इसका रिजल्ट आपको मैंने लिख करके ही दे दिया, -1 होगा। एक आखिरी सवाल आपके पास बच जाता है कि अवयवों को बताइए। 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आखिरी सवाल है जिसमें आपका लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। तो एक काम करो, x कॉमन ले लो, काटना मत, x कॉमन ले लो, और 3 भी, तो ये x आएगा, और 3 चौको 12 बराबर में 0। तो एक बार 3x को 0 करो तो x बराबर 0, एक बार x माइनस 4 को 0 करो तो x बराबर 4। तो इसका उत्तर 0 आ गया, और इसका उत्तर 4। तो आपको पता है कि 0 क्या होता है, पूर्णांक, और 4 क्या होता है, पूर्णांक। इसका मतलब हमारा उत्तर किसमें बिलोंग करेगा, i में, क्योंकि i का मतलब इंटीजर होता है, और इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो i में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से लास्ट के 2 सवाल आपको मैंने बहुत तेजी से बता दिए, क्योंकि आपके पढ़े लिखे, गुणनखंड आपको आता है, उन्हें करिए। यहाँ पर 3x कॉमन लीजिए, इसको हल करिए। 0 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, इसलिए x हमारा i में बिलोंग करेगा। i का मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पहली प्रश्नावली जो है पूरी तरह से समाप्त होती है। अब लगभग कई सारे सवाल आपको मैंने बहुत धीरे धीरे समझाए, एक एक सवाल आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो जिस दिन भी आपको कोचिंग बुलाया जाए या जिस दिन आप लेक्चर लेने आते हैं, उस दिन अपने सवालों को याद रखिएगा और यहाँ आकर के अपना डाउट क्लियर करवा लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।